तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन जो ये कक्षा 10 की जो ये बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपनी जितनी भी राजस्थान बोर्ड की जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो किताबें चलती है उसके सारे के सारे पूरी की पूरी राजस्थान हिस्ट्री इस किताब के अंतर्गत आती है, ठीक है। और अपनी जितनी भी आरएसएसबी बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी बोर्ड की एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, राजस्थान जीके के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन इसके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो के अंतर्गत अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये कक्षा 10 की जो बुक है उसके सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज इस एक ही वीडियो के अंतर्गत अपन सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे मैं कल्चर के क्वेश्चन भी कराऊंगा तो इसी चैनल पर आपको ये सारा उपलब्ध होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखते जाओ, फटाफट से अपन फास्टेस्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपका ज्यादा समय बेकार नहीं हो। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताओ भाई, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान रायथान का नाम किस वर्ष दिया था? यानी कि इसमें देखो तीन क्वेश्चन बनते हैं अपने। सबसे पहले तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या रायथान नाम दिया था, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा भाई, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी किताब है? तो कर्नल जेम्स टोड की किताब है। और राजस्थान या रायथान नाम कब दिया था? तो 1829 में दिया था, ठीक है, 1829 में दिया था। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राचीन समय में जांगल देश कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था? बताओ भाई साहब, प्राचीन जो नाम है क्षेत्रों के उसमें जांगल प्रदेश कहा जाता था बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को। किसको? बीकानेर मुख्य होता है, इसमें बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जांगल प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? बताओ भाई साहब, मरुवार किसको कहा जाता था? जोधपुर को कहा जाता था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अपन सभी जानते हैं कि मत्स्य एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, या इसको बेराट भी कहा जाता है। वर्तमान में एक कोटपुतली बहरोड जिले में है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई, निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? बताओ भाई साहब, सूरसेन राज्य के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? राजस्थान के कौन कौन से जिले सूरसेन के अंतर्गत आते हैं? तो भरतपुर, करौली और धौलपुर। भरतपुर, करौली, धौलपुर सूरसेन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें महाभारत में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्रफल कहलाता है? बताओ भाई साहब, भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया कहां पर? अपने भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया का क्षेत्र कहलाता है ऊपर माल का पठार। कौन सा कहलाता है? ऊपर माल का पठार या ऊपर माल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8, किस जिले को प्राचीन समय में मांड व वल के नाम से जाना जाता था? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि मांड या वल किसको कहा जाता था? पहले जैसलमेर में इसका प्राचीन नाम था मांड या वल, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कहलाता है तो बागड़ कहलाता है? कौन सा कहलाता है? वागड़ या बागड़, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कौन सा कहलाता है? वागड़ या बागड़ कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। प्राकयुग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का था। और आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक था। और ऐतिहासिक युग 600 ईस्वी से वर्तमान तक का था। यानी कुल मिलाकर के अपना जो प्राचीन युग है, जो प्राचीन इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो कहां से कहां तक? प्राचीन युग से लेकर के हड़प्पा तक तो पूर्व युग माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी तक आद्य युग माना जाता है। और 600 ईस्वी से वर्तमान तक के को ऐतिहासिक युग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम कहां से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठारी खोजी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखना, हस्त कुठार खोजी गई थी कहां से? जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजी गई थी। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए कि कहां से खोजी गई थी? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजी गई थी। और किसने खोजा था? सीए हैकेट ने खोजा था। किसने खोजा था? सीए हैकेट ने खोजा था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, बी आलचिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? बताओ भाई साहब, वो जालोर में किसकी खोज की थी? पूर्व पाषाण काल के उपकरण की। पूर्व पाषाण काल के उपकरण की किसने खोज की थी? आलचिन ने की थी। कहां पर? जालोर में की थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया? बताओ भाई साहब, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया? तो मध्य पाषाण काल के पत्थरों को क्या कहा गया था? माइक्रोलिथ कहा गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़
कि तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? बताओ भाई साहब, तिलवाड़ा कहाँ पर है? अपने बाड़मेर में तिलवाड़ा और भीलवाड़ा के बागोर, इन यहाँ से स्थानों से जो भी उपकरण प्राप्त हुआ उनको नवपाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ के? नवपाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के अंतर्गत अपन टोटल लगभग जितने भी संपूर्ण इतिहास अपने राजस्थान के पूरे वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लगभग 453 के लगभग इसमें टोटल वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी जो सीट की पेटी है उसको बांध कर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में अपने को मिलाना है। भाई कुरड़ा कहाँ पर है? तो नागौर में। साबणिया व पुंगल कहाँ पर है? तो बीकानेर में। कोल महोली कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। कुराड़ा इंपॉर्टेंट है, कुराड़ा को याद कर लेना, ये कहाँ पर है? नागौर में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में। देखो अब वैसे ही सेम टू सेम 15वें क्वेश्चन है। जैसे नंदलालपुरा कहाँ पर है? जयपुर में है। किरोड़ो चौथवाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में है। और पिंड पांडलिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। देखो ये दोनों तो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, नंदलालपुरा और किरोड़ो चित्तौड़ा। इन दोनों को याद रख लेना, किससे संबंधित है? तांबे से संबंधित है, ठीक है। ताम्र और कांस्यकालीन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में। देखो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सिक्कर में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वर्तमान में कौन से में? नीम का थाना जिले में हो जाएगी, ठीक है। नीम का थाना जिले में हो जाएगी। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सही बात है। आहड़ झाड़ोल कहाँ पर है? उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इनको याद कर लेना। इसके बाद में ओरिस्तला, जैसे कि राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन अवशेष जैसे कि बुड्ढा पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। एलाना कहाँ पर है? जालोर में। और मलाह कहाँ पर है? भरतपुर में। एलाना याद कर लेना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलाना कहाँ पर है? जालोर में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से है? तो ध्यान रख लेना, नौह सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में। ये किससे संबंधित है? लोह युगीन सभ्यता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोह युगीन सभ्यता कौन सी है? नौह, भरतपुर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो अपन पढ़ रहे थे लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी है, तो एक तो अपन ने नौह पढ़ ली। नौह सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। इसके बाद में एक है जोधपुरा सभ्यता, कहाँ पर है? ये जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। इसको भी याद रख लेना। और एक कौन सी है? रेड। रेड कहाँ पर है? टोंक। देखो रहड़ आ जाए चाहे रेड आ जाए, ये कहाँ पर है? टोंक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अपने भारत का टाटा नगर कहा जाता है, किसको? रेड को, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी हो गई? एक तो नौह हो गई, एक जोधपुरा हो गई, ठीक है। और ये कौन सी हो गई? रेड हो गई। ये कौन सी हो गई? ये कौन सी हो गई? लोह युगीन सभ्यता होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 बढ़ते हैं। राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं? महत्वपूर्ण स्रोत। बताओ भाई साहब, कहाँ से ऐसे लोहे के अवशेष प्राप्त हुए थे? सबसे पहले जहाँ से लोह युग के प्रारंभ माना जाता है तो नौह सभ्यता से, ठीक है। नौह सभ्यता से सबसे पहले लोहे के अवशेष प्राप्त हुए थे और वहीं से लोहे युग की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान के किन सभ्यता से लोह गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं? बताओ भाई साहब, लोह गलाने की तो भट्टियां पाई गई है और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने बनाए गए हैं, ठीक है। कहां से प्राप्त हुए हैं? सुनारी और जोधपुरा से। कहां से प्राप्त हुए हैं? सुनारी और जोधपुरा से। सुनारी तो कहां पर है? झुंझुनू में। और जोधपुरा कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। यहां से लोह गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है सुनारी और जोधपुरा से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लोह की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? देखो मैंने बताया था राजस्थान का टाटा नगर किसको कहा जाता है? रेड टोंक को कहा जाता है। और कौन सी सभ्यता यहाँ पर? लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी है? लोह सभ्यता। इसको राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान की किन सभ्यता से स्लेटी रंग के चित्र यानी मर्तबान संस्कृति, कौन सी? पेंटेड ग्रेवेयर के अवशेष मिले हैं। बताओ भाई साहब, स्लेटी रंग के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मर्दबांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये विराटनगर से भी प्राप्त हुए हैं, यानी बेराट से प्राप्त हुए हैं, जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, सुनारी से प्राप्त हुए हैं और नौह से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि बेराट सभ्यता से विराट से कौन सा? ग्रे रंग के स्लेटी रंग के मर्दबांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कालीबंगा सभ्यता के बारे में 2-4 बातें दे रखी जो एग्जाम में पूछी हुई है। देखो ये सभ्यता द्रसदत्ती या सरस्वती नदी के घाट पर स्थित है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई और ये हनुमानगढ़ जिले में। देखो इसके क्वेश्चन इतने ही पूछे गए थे। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी पर है? सरस्वती नदी पर, जिसको द्रसदत्ती नदी भी कहा जाता है और वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई थी और ये हनुमानगढ़ जिले में, कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। और पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? देखो कालीबंगा सभ्यता के बारे में और दे रखा है। देखो 1952
1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। 1961 से 62 में बीबी लाल, बीके थापड़ और एमडी खर्रे इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था। देखो एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन से कालीबंगा के उत्खनन करता है, तो तीनों याद रख लेना, बीबी लाल, बीके थापड़ और एमडी खर्रे। इसके बाद में उत्खनन में सभ्यता में स्तर कितने थे, 5 स्तरों में उत्खनन हुआ था इसका, ठीक है। कितने स्तरों में हुआ था, 5 स्तरों में उत्खनन हुआ था। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ था, 5 स्तरों पर हुआ था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, कौन सी, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की और इसके बाद की, ठीक है। इसमें से जो 5 स्तर खोजे गए थे, 1 2 3 4 5 खोजे गए थे, उसमें से ये 2 स्तर थे, ये तो प्राक हड़प्पा सभ्यता के थे, और ये तीनों थे ये हड़प्पा सभ्यता के काल के थे, यानी कि ये तो उससे भी पहले के थे, ये बाद के थे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए, सही बात है। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, यानी उससे भी पूर्व के हैं, सही बात है बिल्कुल। और तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, और चौथा और 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। तो कुल मिलाकर के नीचे के जो 2 स्तर थे वो तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के हैं, और ऊपर के तीनों जो स्तर है वो कौन से, हड़प्पा सभ्यता के काल के हैं। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। देखो कालीबंगा सभ्यता से एक ऐसा अपने को शव प्राप्त हुआ है जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा है, उसके खोपड़ी में 6 छेद हो रखे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मस्तिष्क शोध की एक बीमारी थी, मतलब दिमागी बीमारी होती थी, उसका इलाज होता था मस्तिष्क में छेद करके, खोपड़ी में छेद करके। तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ। यह भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज इस पूरी वीडियो के अंतर्गत अपनी पूरी राजस्थान की हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, कालीबंगा सभ्यता के बारे में। देखो यह एक नगरीय सभ्यता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, बताओ भाई नगरीय सभ्यता है कौन सी सभ्यता, तो आपको ध्यान रख लेना ये एक नगरीय सभ्यता है। बर्तनों के रंग कैसा है, लाल, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। देखो बर्तन लाल रंग का है जिस पर काली और सफेद रंग की लाइनें खींची गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ब्लैक हो गया, इसके बाद में कौन सा हो गया, रेड हो गया और व्हाइट हो गया, ठीक है। BRW इसमें रंग हो गए। इसके बाद में जुते हुए खेत के साक्ष्य, देखो पूरे विश्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य केवल कालीबंगा से प्राप्त हुए। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, किसका संबंध आहड़ सभ्यता से रहा है, तो ध्यान रख लेना आहड़ सभ्यता का संबंध रहा है अक्षय कीर्ति व्यास से, RC अग्रवाल से और HD सांकलिया से। ध्यान रख लेना आहड़ सभ्यता की खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, और इसका उत्खनन कार्य HD सांकलिया ने करवाया था। और किसने करवाया था, RC अग्रवाल ने करवाया था। इन दोनों ने तो उत्खनन कार्य करवाया था और इन्होंने खोज की थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, किस सभ्यता को धूलकोट व आगाटपुर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धूलकोट और आगाटपुर किसको कहा जाता है, आहड़ सभ्यता के उपनाम है, ठीक है। दूसरे नाम क्या है, आगाटपुर और धूलकोट है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की थी। देखो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, और कब की थी, 1953 में की थी। कब की थी, 1953 में की थी, और 1956 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषण के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। यानी कि कुल मिलाकर के कौन सी सभ्यता ऐसी है जहां पर मृतकों को गहनों और आभूषण के साथ दफनाया जाता था, कौन सी हो जाएगी, आहड़ सभ्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें मृतकों के साथ में गहने और आभूषण भी दफनाए जाते थे, कौन सी हो जाएगी, आहड़ सभ्यता हो जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो आहड़ सभ्यता के बारे में अपने को कुछ पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखो लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, कौन सा, आहड़ सभ्यता। यानी कि कुल मिलाकर के आहड़ सभ्यता में किस प्रकार के बर्तन होते थे, कौन से मर्दभांड होते थे, तो ध्यान रख लेना लाल काले मिट्टी के, कौन से, लाल काले मिट्टी के बर्तन होते थे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्या दे रखा है, इसका दूसरा नाम था ताम्रवती नगरी। देखो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवती नगरी, ठीक है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद में अगला है, कालीबंगा की तरह ही मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर
मिलाकर के यहाँ पर ईंटों और पत्थरों से मकान बनाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद में इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया ने किया था। बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि आर्य सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने तो खोज की थी, और इसका उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। किसने करवाया था? दोनों ने करवाया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उदयपुर की वह सभ्यता जो आहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई, वह कौन सी थी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कैसी थी? एक पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष, यानी कि ये ताम्र पाषाण कालीन थी। कौन सी थी? ताम्र पाषाण कालीन थी। कौन सी? आहड़ सभ्यता, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो आहड़ सभ्यता कौन से जिले में? उदयपुर जिले में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। देखो आपको पकड़ना यहाँ से है कि राजसमंद जिले में कौन सी सभ्यता है, तो वो गिलुंड सभ्यता हो जाएगी। गिलुंड स्थल कहाँ पर है? राजसमंद में है, और कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है, ठीक है। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, गिलुंड सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, यानी कि गिलुंड सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक ताम्र युगीन सभ्यता है, सबसे पहली बात, जिसका समय इतना माना जाता है, ठीक है, 1900 से 1700 ईसा पूर्व, और आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। यानी कुल मिलाकर के आग में पकी हुई यानी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले, चित्रित मर्तमान, ठीक है। ये तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि गिलुंड सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता, और कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसी में कुछ और दे रखा है। 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया, ठीक है। ये भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ अभी तक तो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो बागोर सभ्यता कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। और किस नदी के किनारे? तो ध्यान रख लेना, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी के किनारे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1967 से 1970 तक डॉक्टर बी.एन. मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था? तो बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य। देखो एग्जाम में पूछता ऐसे है कि बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो बी.एन. मिश्र ने करवाया था। किसने करवाया था? बी.एन. मिश्र ने। किसका करवाया था? बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया था बी.एन. मिश्रा ने, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस सभ्यता के उत्खनन से प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व की मानी जाती है? देखो प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता, ठीक है, और वो हो जाएगी कौन सी? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी जिसका अवशेष प्राप्त हुए 4000 से 5000 बीसी के, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र तथा जहां से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कौन सी? बागोर सभ्यता। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखना, बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से मिले। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? देखो भाई, सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट दे रखे हैं। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे है, और कौन से जिले में? सीकर में नहीं है, वर्तमान में नीमका थाना जिले में। कौन से में? नीमका थाना जिले में वर्तमान में कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। स्टेनोग्राफर पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो देखो भाई, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। देखो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका उत्खनन 1972 में हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसका जो उत्खनन हुआ था वो आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था 1972 में हुआ था, आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था, और 2800 साल पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। और इससे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी और ताम्र संचयी की सभ्यता कहा जाता है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और ताम्र संचयी की सभ्यता किसको कहा जाता है? यानी बहुत सारा तांबा ही तांबा पाया जाता है यहाँ पर। कहाँ पर?
गणेश्वर सभ्यता में, ठीक है। और आपको पता है ताम्रवती नगरी किसको कहते थे, ताम्रवती नगरी किसको कहते थे, वो कहते थे आर्य सभ्यता को। लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसको कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को, ठीक है। डिफरेंस याद कर लेना ढंग से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, देखो गणेश्वर सभ्यता के बारे में और कुछ दे रखा है। यहां से तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी सभ्यता स्थल है जहां से 99% तांबा प्राप्त हुआ है, जितने भी उपकरण है उनमें 99% तांबा है, तो कौन सी हो जाएगी, गणेश्वर सभ्यता। और यहां से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। यह भी एग्जाम में लाइन पूछी हुई है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में तांबे की जो मतलब जो लेन देन होती थी वो कहाँ से होती थी, कुल मिलाकर के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तांबा कहाँ से भेजा जाता था, तो गणेश्वर सभ्यता से भेजा जाता, ठीक है। और काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कपीसवर्णी मर्दभांड कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एग्जाम में ये पूछता है कि कपीसवर्णी मर्दभांड कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखना कपीसवर्णी मर्दभांड कहाँ से प्राप्त हुए, गणेश्वर सभ्यता से। न से याद कर लेना, इसमें भी न आ रहा है, इसमें भी न आ रहा है, ठीक है। कपीसवर्णी कहाँ पर है, गणेश्वर में, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा वह एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि है। देखो भीनमाल जगह कहाँ पर है, ये जालोर में, ठीक है। यहाँ से एक स्पेशल चीज़ मिली है, क्या मिली है, एक तो रोमन एम्फोरा मिला है, रोमन एम्फोरा, और एक यूनानी सुराही मिली है, सुराही मिली है, एक उपकरण होता है सुराही और रोमन एम्फोरा। ये कहाँ से मिले हैं, भीनमाल से प्राप्त हुए। कहाँ से मिले हैं, भीनमाल से प्राप्त हुए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन नंबर 43, भीनमाल जालोर के सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, तो ध्यान रख लेना भीनमाल का उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। किसने करवाया था, आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था, तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ईसवाल सभ्यता किस जिले में है जहां से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको इतना सा याद रख लेना कि ईसवाल सभ्यता कहां पर है, तो ये उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। ईसवाल सभ्यता कहां पर है, उदयपुर में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना बेराट जयपुर जिले में स्थित है, लेकिन वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड जिले में चली गई है, ठीक है। वर्तमान में बेराट कहां पर है, कोटपुतली बहरोड जिले में है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्य काल व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, जयपुर में स्थित बेराट सभ्यता के बारे में देखो क्या क्या बताया गया है। देखो सबसे पहले तो जयपुर में स्थित नहीं है, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में स्थित है, ठीक है। सभ्यता यानी कि बेराट सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा की गई है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। उत्खनन कार्य की बात करें तो नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने की है, ठीक है। तो बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था, ठीक है। इसके बाद में आगे हैं, बेराट से गोल मंदिर व अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इससे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बेराट से गोल चैत्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बेराट से प्राप्त हुए हैं। गोल चैत्य का मतलब होता है गोल मंदिर, गोल मंदिर के अवशेष, एकमात्र सभ्यता जहाँ से मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए बेराट से। और अशोक का भाब्रू शिलालेख भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ। अशोक का भाब्रू शिलालेख भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराट से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, किस सभ्यता से अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है, तो बेराट सभ्यता से। कहां से, बेराट सभ्यता से अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन सभ्यताएं दे रखी है और उनके बारे में पूछ रहा है भाई कौन से जिले में, तो रंगमहल कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। रंगमहल सभ्यता कहां पर है, हनुमानगढ़ में। ओजियाना कहां पर है, भीलवाड़ा में। नगरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और बरौर कहां पर है, श्री गंगानगर में, ठीक है। बरौर कहां पर है, श्री गंगानगर में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, देखो प्राचीन सभ्यताएं उनका जिला पूछ रहा है। देखो तिलवाड़ा बाड़मेर में बिल्कुल है। नगर टोंक, देखो नगर और नगरी का स्पेशल ध्यान रख लेना। नगरी तो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और नगर कहां पर है, टोंक में, ठीक है। तो नगर सभ्यता स्थल कहां पर है, टोंक में। नगरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। जोधपुरा कहां पर है, जयपुर में। और बालातल सभ्यता कहां पर है, उदयपुर में, ठीक है। ये दोनों 50 और 51 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मिलान चिन्ह पूछेगा वहां पर भाई कौन सा सभ्यता स्थल कौन से जिले में है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 पे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी चैनल पर आपको अभी देखो इस वीडियो के अंतर्गत मैं 453 क्वेश्चन कराने वाला हूं। कितने क्वेश्चन इस क्लास के अंतर्गत? 453 क्वेश्चन कराने वाला हूं। राजस्थान की पूरी हिस्ट्री का एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी की किताब के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52। देखो, राजस्थान में आर्य संस्कृति या वैदिक सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? बताओ भाई साहब, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चकट 84, ठीक है। अनूपगढ़ से कुल मिलाकर के वैदिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अनूपगढ़ नया जिला भी बन चुका है, इस कारण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, इसका संबंध किस धर्म से है? बताओ भाई साहब। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक साहित्य है, किसका? बौद्ध धर्म का साहित्य है। किसका? बौद्ध धर्म का साहित्य है। कौन? अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा हुआ है कि 16 महाजनपदों की राजधानी कहाँ से किसमें उल्लेख है, जानकारी प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय से जानकारी प्राप्त होती है। और ये क्या है? बौद्ध धर्म का एक साहित्य है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते थे? तो सीवी जनपद कहते थे। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सीवी जनपद कहा जाता था। और इसी की राजधानी क्या थी? नगरी थी। इसकी राजधानी नगरी थी, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 327 ईसा पूर्व में किस आक्रमणकार के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव योद्धे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? तो सिकंदर थे। सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। कुल मिलाकर के सिकंदर ने राजस्थान पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण से कुछ कबीले थे जो कि मालव और योद्धे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे। मालव प्रदेश तो अपन जानते ही हैं, दक्षिणी पठार, और योद्धे प्रदेश अपन जानते ही हैं, जो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को योद्धे प्रदेश कहा जाता है। वहां पर सिकंदर के आक्रमण के कारण से आकर के बस गए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? आर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किससे मिलता है? तो मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण से। सतपथ ब्राह्मण से आपने पढ़ा होगा कि सतपथ ब्राह्मण है वह कौन सी युग का है? तो ध्यान रख लेना, कौन से वेद का है? यजुर्वेद का है। कौन से का है? यजुर्वेद का है। कौन सा? सतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से किसमें मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? बताओ भाई साहब, किसमें मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मत्स्य जनपद की राजधानी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं मत्स्य जनपद के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 58। देखो मत्स्य जनपद के बारे में आपको बता रखा है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो मत्स्य जनपद, महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराट नगर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? विराट नगर है। और किसने राजधानी बनाई थी? विराट ने बनाई थी, इस कारण से विराट नगर नाम पड़ गया। इसके बाद में विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इसके बाद में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकार बना। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर कुछ भाग सम्मिलित है। देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ कि सुना है कि मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर, ये तो हो जाएगा ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा जयपुर भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगली लाइन दे रखी है, मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक है। तो कुल मिलाकर के आपको पूछे कि मत्स्य जनपद का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी नदियों तक के बीच में है? तो ऊपर तो सरस्वती नदी तक है और नीचे चंबल नदी तक है। कहाँ तक है? चंबल नदी तक। कुल मिलाकर के सरस्वती नदी से चंबल नदी तक इसका विस्तार है मत्स्य जनपद का, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखो क्वेश्चन नंबर 59 करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर वीडियो लंबा होगा तो कई बच्चे क्या करते हैं, फिर इसको बीच में छोड़ करके स्किप करके चले जाते हैं, जिसके कारण से फिर वो बाद में बोलेंगे कि हमने तो पूरा क्वेश्चन किया ही नहीं, हमारे पूरे क्वेश्चन मिले नहीं। लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपको सबको पता होगा कि कितना फास्टेस्ट रिवीजन हुआ है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इससे आगे के क्वेश्चन नंबर 59 से अपन जस्ट अगले वीडियो में चलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको राजस्थान का संपूर्ण इतिहास दिख जाएगा प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर के वीडियो नंबर 2 देख लेना। उसमें अपन 59 से स्टार्ट करेंगे, लगभग पूरे 453 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज तो अपन ने लगभग 53 क्वेश्चन ही किए हैं, अभी तक तो 400 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी पर मैं हिस्ट्री कल्चर सब पूरी की पूरी राजस्थान जीके में जो जितनी भी अपनी NCERT और RBC की किताबें हैं उन सभी के
सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंतर्गत इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।